अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमें MTH 401 का अपना फाइनल टर्म स्टार्ट करना है। लेक्चर नंबर 23 और 24 आज हम करेंगे। लेक्चर नंबर 23 और 24 में सबसे मेन और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है ये वाला फार्मूला। आपने इस फार्मूले को अच्छे तरीके से याद कर लेना है, क्योंकि इसी फार्मूले की बेस पे हमारे पास जो लेक्चर नंबर 23 और 24 हैं उनकी एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 23 के जितने भी एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर जो 2 लैम्डा आपको दिख रहा है ना, 2 लैम्डा, ये 2 लैम्डा जो है यहाँ पर आपके पास b/m के बराबर है। ये b/m हमारे पास 2 लैम्डा यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशंस करवाई जा रही थी आपकी एग्जांपल्स में, जिसमें इक्वेशंस आपके सॉल्व की हुई थी। लेकिन जो आपकी एग्जांपल्स हैं उसको हम देखेंगे, बजाय कि इक्वेशंस को हम सॉल्व करें उस पर टाइम वेस्ट होगा, नहीं वो आपको समझ लगेंगी। तो एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये लैम्डा स्क्वायर, ये हमारे पास 2 लैम्डा के इक्वल क्यों हैं और ये हमारे पास ओमेगा के इक्वल क्यों हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास ये एग्जांपल आ जाती है। देखें, सबसे पहले तो हमने देखना है कि ये एग्जांपल जो है क्या ऊपर फॉर्मूले के इक्वल है कि नहीं। देखें, फॉर्मूला हमारे पास क्या था? फॉर्मूला हमारे पास ये था कि यहाँ पर आपके पास डबल डबल डेरिवेटिव है प्लस 2 लैम्डा सिंगल डेरिवेटिव प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो देखी जाए तो यहाँ पर ये एग्जांपल भी सेम टू सेम ही है, मतलब हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमारी जो ये इक्वेशन है वो फॉर्मूले की तरह बन जाए। आगे एक सवाल मैंने किया हुआ इस तरह का, ताकि पेपर में इस तरह से आए सवाल तो आप वो भी सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने कहा था कि ये जो 2 लैम्डा है वो हमारे पास b/m के बराबर है। ये आपने MCQs के लिए याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर जो ओमेगा स्क्वायर है वो k/m के बराबर है। MCQs के लिहाज से आपने ये याद रखना है। और क्वेश्चन में हम किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं? क्वेश्चन में जब आपको ये दिया जाए, ये इक्वेशन दी जाए इस तरह की, और पूछा जाए कि बताएं ये इसमें केस कौन सा अप्लाई हो रहा है, तो वो हम किस तरह से फाइंड करेंगे ये? तो सबसे पहले जो हमारे पास 5 होगा ना, 5 को हमने 2 लैम्डा के बराबर कहना है, ठीक है। क्योंकि ऊपर जो फॉर्मूला था, ऊपर फॉर्मूले में हमारे पास 2 लैम्डा ही आ रहा था, ठीक है। फॉर्मूले में हमारे पास 2 लैम्डा आ रहा था, 5 को हमने 2 लैम्डा के इक्वल कहना है। और जो 4 होगा उसको हमने ओमेगा स्क्वायर के बराबर कहना है, ठीक है। 2 लैम्डा इक्वल्स टू 5, 4 इक्वल्स टू लैम्डा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने लैम्डा के बराबर कर देना है। अब लैम्डा के बराबर हमने यहाँ पर क्यों करना है? क्योंकि हमने यहाँ पर केस फाइंड करना है ना, और केस को फाइंड करने के लिए देखें, केसेस में हमारे पास कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि केस जो है वो आपके पास लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर के लिहाज से ही केसेस बताए जा रहे हैं। तो हमने लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ही फाइंड करना है, ठीक है। जब हमें लैम्डा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हमें मालूम हो जाएगा किसके बराबर है, तो हमें केसेस के बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 5/2 को जो लैम्डा था उसकी हमने वैल्यू निकाली और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालने के बाद दोनों साइड्स पे हमने स्क्वायर लेना है। ओमेगा स्क्वायर लैम्डा का स्क्वायर माइनस ओमेगा का स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, 4 हमें उन्होंने गिवन दिया हुआ है। जबकि जो ओमेगा लैम्डा स्क्वायर है, लैम्डा का हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा। 5 5 द 25 2 टू द 4, एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 9/4 आ जाता है। 9/4 लाने के बाद जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2.25 विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा केस अप्लाई हो रहा है? केस 1। वो हमें कैसे पता चलेगा जी? केस 1 हमारे पास क्या है जी? तो केस 1 हमारे पास ये है। केस 1 में हमें क्या कहा जा रहा है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। जब हमारे पास जो लैम्डा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होगा। तो पीछे हमने देखा 2.25 आ रहा था ना, 2.25 हमारे पास 0 से भरा है। तो यहाँ पर हमारे पास सिस्टम क्या होगा? ओवर डैम्प्ड होगा। MCQs के लिए आपने देख लेना। और जर्नल इक्वेशन इसकी इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक है। C1E m1t प्लस C2m E m2, या हमारे पास इस तरह से लिखी जाएगी जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, ठीक है। हम दोनों तरह से करेंगे। फिलहाल अभी हम सिंपल वाला देखते हैं, सिंपल एग्जांपल किस तरह से सॉल्व की जा रही है। केसेस हमने फाइंड कर ली, केस हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर। अब हमने, जब वो कहेगा कि इसकी आप जर्नल इक्वेशन फाइंड करो, तो जर्नल इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं? जर्नल इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपके पास क्वेश्चन ये दिया गया है। क्वेश्चन ये दिया गया है, पुराने वाला क्वेश्चन हम दोबारा से रिपीट कर लें। पहले हमने केस फाइंड किया था, अब हमने इसकी जर्नल इक्वेशन फाइंड करनी है। तो जर्नल इक्वेशन फाइंड करने के लिए यहाँ पर हम x को EMT के बराबर पुट करेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो डेरिवेटिव लेने के बाद जो कांस्टेंट है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ठीक है। ME MT आ जाएगा। और जब हम इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये M² EMT आ जाएगा। जब हमारे पास इन सब की वैल्यूज़ आ गई, x की जगह हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना, x की जगह EMT आ जाएगा, ठीक है।
और डी एक्स और डी टी की जगह एम ई एम टी आ जाएगा, और डी जो डबल डेरिवेटिव है उसकी जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। जब हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया, यहाँ से ई एम टी जो है कॉमन आ जाता है। कॉमन निकालने के बाद अंदर इक्वेशन में हमारे पास ये वैल्यू बच जाती है, इसको हमने ज़ीरो के बराबर कर देना है। ज़ीरो के बराबर लिखने के बाद फैक्टराइजेशन करेंगे। फैक्टराइजेशन हम किस तरह से करते हैं कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए और प्लस करके 5 आना चाहिए। तो 4 वन दा 4 और 4 + 1 = 5 आता है, ठीक है। और जब हमने इसमें से कॉमन लिया तो m कॉमन इसमें से आ रहा है और इसमें से 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। m इसमें से कॉमन आ गया, 1 इसमें से कॉमन आ गया। यहाँ पर हमारे पास m की दो वैल्यूज़ निकल आती हैं, m-1 और m2 = -4। यहाँ से हमारे पास m की जब दो वैल्यूज़ निकलती हैं तो हमें पता था कि ये केस 1 है। वैसे भी केस में, जिस केस में आपके पास दो वैल्यूज़ निकल रही हों m1 और m2 की, तो उसमें हम केस 1 अप्लाई करते हैं। उस केस में हमारे पास जनरल इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है। हमने पहले पढ़ा ना कि जनरल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, C1e m1t प्लस C2e m2t। तो यहाँ पर m2 हमारे पास क्या था, m2 हमारे पास -4 था और m1 हमारे पास यहाँ पर क्या था, -1 था। ना भी लिखें तो खैर है, ठीक है, माइनस तो आ गया ना। ओके, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास आती है पेज नंबर 2 to 5 पे है। बिल्कुल सेम जैसे पहले हमने सॉल्व किया है वैसे ही हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमने ई एम टी, फिर ठीक है उसके बाद डी एक्स, जब हमने इसका डेरिवेटिव लिया एम ई एम टी आ गया, फिर डबल डेरिवेटिव लेना है हमने, यहाँ पर एम स्क्वायर ई एम टी आ जाएगा। वैल्यूज़ को पुट करना है, पुट करने के बाद ई एम टी कॉमन, ई एम टी को कॉमन निकालने के बाद हमारे पास जो अंदर इक्वेशन आ रही है उसको हमने ज़ीरो के बराबर पुट कर देना है। ज़ीरो के बराबर पुट करने के बाद यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन की। फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास जो m की वैल्यू है वो -4, मतलब कि दोनों की एक जैसी वैल्यूज़ आ रही है, मतलब m की एक ही वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर हम कौन सा केस अप्लाई करेंगे, यहाँ पर हम केस 2 अप्लाई करेंगे। केस 2 हमारे पास क्या है, केस 2 को कहा क्या जा रहा है यहाँ पर कि इसका नाम है रियल और इक्वल रूट्स, कि जब हमारे पास इक्वल रूट्स आएंगे तब हमने केस 2 अप्लाई करना है। और केस 2 की जनरल इक्वेशन हमारे पास ये रही, ठीक है। केस 2 की जनरल इक्वेशन ये आपने देखने कि C1e m1t प्लस TC2m1t, मतलब m दोनों सेम होंगे, जस्ट आपने यहाँ पर t लगा देना है, ठीक है। ये आपके पास दूसरा केस है। और जैसे कि हमने पहले इक्वेशन का यहाँ पर फाइंड किया था ना, हमने यहाँ पर रूट्स फाइंड किए थे कि ये इक्वल कैपिटल देन ज़ीरो आ रहा है कि इक्वल देन ज़ीरो आ रहा है। तो जब आप इस क्वेश्चन के जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया है, जब आप 8 को 2 लैम्डा के बराबर पुट करेंगे, ठीक है, देखें तो 8 को जब हम 2 लैम्डा के बराबर पुट कर रहे हैं तो ये देखें यहाँ से हमने जब आपको कहा जाए कि आपने केस फाइंड करना है, यहाँ पर कौन सा केस आ रहा है, तो आपने इस तरह से जो 8 है क्वेश्चन में, जो 8 की वैल्यू आ रही थी, जो 8 है उसको आपने 2 लैम्डा के बराबर पुट कर देना और 16 को लैम्डा ओमेगा स्क्वायर के बराबर। और यहाँ से जब आप लैम्डा का स्क्वायर निकालते हैं तो उसको माइनस करते हैं ओमेगा स्क्वायर के साथ, तो आपके पास जो रूट्स हैं वो विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा केस अप्लाई हो रहा है, ज़ीरो, सॉरी केस नंबर 2 अप्लाई हो रहा है। और केस नंबर 2 का नाम क्या है, रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल इक्वल रूट्स में हमारे पास जो सिस्टम है वो क्रिटिकली डैम्प्ड होता है और वहाँ पर जो जनरल इक्वेशन है वो ये वाली यूज़ होती है, ठीक है। ये आपने एमसीक्यूज़ के लिए देख लेना है या शॉर्ट के लिए भी अगर आपके पास आए तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। अगले एग्जांपल में चलते हैं। एग्जांपल नंबर 233 पेज नंबर पे है आपके पास। यहाँ पर देखें तो फॉर्मूले के जो हमारा फॉर्मूला है वहाँ पर हमारे पास कौन सी इक्वेशन यूज़ हो रही है, देखें तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है ना वो आपके पास ये रहा, ठीक है। डी स्केयर ये हमारे पास फॉर्मूला है, जबकि देखें यहाँ पर डबल डेरिवेटिव के साथ वैल्यू है। यहाँ पर 2 लैम्डा तो ठीक है, ओमेगा स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़ीरो के बराबर है, ये 5 cos t, ठीक है। जब हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाए ना तो इस पार्ट को तो हम कहते हैं वो अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कहते हैं। और जो इक्वल के इस साइड पे, मतलब जब ज़ीरो नहीं होता, वैल्यू होती है, कोई फंक्शन होता है, तो हम उसको पर्टिकुलर फंक्शन कहते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको, इसके जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक अपनी इक्वेशन को बनाना है। तो 5 के साथ जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से कट हो जाएगा और हमारे पास आ जाता है डी स्क्वायर ओवर डी, मतलब डबल डेरिवेटिव आ जाता है जैसे फॉर्मूला में। 1.2 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 6 आ जाता है, 2 5 द 10 एंड विच इज़ 5 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इज़ इक्वल टू 25 cos 40।
ठीक है, हमारे पास फार्मूले की तरह इक्वेशन बन गई। अब हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है उसका मतलब उसको सॉल्व करना है और फाइंड करना है कि यहाँ पर कौन सा केस अप्लाई हो रहा है। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जैसे आपने पहले किया था, जो आपके पास x था उसको आपने EMT के बराबर कर देना है पुट, और फिर उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेने के बाद उसका डबल डेरिवेटिव लेना है, और फिर डबल डेरिवेटिव लेने के बाद आपने जो उसकी वैल्यूज़ हैं उनको आपने फॉर्मूले में पुट करना है। और पुट करने के बाद जब आपने कॉमन फंक्शन आपके पास एक कंप्लीट बन जाता है तो आप वहाँ पर उसका क्या करते थे, वो लेते थे, फैक्टराइजेशन करते थे। लेकिन यहाँ पर फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पुट करेंगे। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने याद कर लेना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहाँ पर a हमारे पास 1, b इक्वल्स टू 6, c इक्वल्स टू 10। ठीक है, तो b हमने जब यहाँ पर b की वैल्यू पुट की और जब हमने वैल्यूज पुट कर दी तो यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो आयोटा की फॉर्म में आ रहा है। आयोटा की फॉर्म में कैसे आ रहा है, जब भी हमारे पास अंडर रूट में माइनस का साइन आ जाता है तो वो आयोटा में कन्वर्ट हो जाता है। -3 प्लस माइनस आयोटा। देखिए यहाँ पर हमारे पास m की अब दो वैल्यूज़ आ रही हैं। इन दो वैल्यूज़ का क्या मकसद है कि माइनस अब यहाँ पर आयोटा की वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब कि कम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड केस अप्लाई हो रहा है, उस थर्ड केस का नाम भी कम्प्लेक्स रूट्स ही हैं। तो अब देखते हैं थर्ड केस हमारे पास कौन सा है। तो थर्ड केस जो है वो हमारे पास ये रहा, केस नंबर 3, कम्प्लेक्स रूट्स। ठीक है, जब हमारे पास ओमेगा स्केयर और लैम्डा स्केयर की वैल्यू विच इज़ लेस देन टू 0, अब आपने इसकी वैल्यू को खुद निकालना है। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करना है, जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें जो 6 था उस 6 को आपने 2 लैम्डा के बराबर रखना है और 10 को आपने ओमेगा स्क्वेयर के बराबर रखना है। इसकी जब आपने स्क्वेयर लेना है, स्क्वेयर लेके बिल्कुल आपने उसको माइनस कर देना है इसके साथ, तो देखना है कि उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ रही होगी। ठीक है, लेस देन जब 0 आ रही है तो हमारे पास कम्प्लेक्स रूट की इक्वेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब कम्प्लेक्स माइनस लेमडा प्लस ये आपके पास एक वैल्यू आ जाती है। ठीक है, और देखें यहाँ इस वैल्यू में हमारे पास अयोटा आ रहा था जब हमने देखा है उधर। ठीक है, और माइनस दिस इज़, तो यहाँ पर हमारे पास कम्प्लेक्स रूट जब भी हो उसकी इक्वेशन ये यूज़ होती है। तो हमारे पास पीछे आंसर क्या आ रहा था, -3 प्लस माइनस आयोटा ना, तो -3 प्लस आयोटा -3 माइनस आयोटा। तो यहाँ पर जब हमने इक्वेशन में पुट की वैल्यूज़ तो ये आ रही हैं। ठीक है, -3 कोस C1 कोस टी। ठीक है, C1 कोस टी प्लस C2 साइन टी। टी ये हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट कह रही वेरिएबल है जो हमने ऊपर लिया था। ओके, उसके बाद पेज नंबर 235 पे एक और एग्जांपल आ जाती है जिसमें हमने अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्स को हमने EMT के बराबर पुट कर देना है और जब हमने उसका डेरिवेटिव लेना है तो हमारे पास MEMT आ जाता है, और फिर डेरिवेटिव मज़ीद डेरिवेटिव दूसरा जब डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती है। वैल्यूज़ के बाद हमने यहाँ पर क्या करना है, फॉर्मूले को जो हमारे पास वैल्यूज़ बनती हैं उसको हमने अपनी इक्वेशन में पुट करना है। इक्वेशन में पुट करने के बाद हमने देखना है कि हमारी फैक्टराइजेशन हो रही है। फैक्टराइजेशन नहीं होती तो यहाँ पर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने हर सूरत याद रखनी है। ठीक है, ये तब यूज़ होती है जब हमारे पास फैक्टराइजेशन का अमल जो है नहीं हो रहा होता। अब देखो यहाँ पर भी हमारे पास जो आंसर है आयोटा में आ रहा है। ठीक है, -4 था तो -4 विच इज़ इक्वल -4 की वजह से यहाँ पर जो आंसर है वो आयोटा में आ जाता है। तो -1 प्लस माइनस आयोटा आ जाता है आंसर इसका। ठीक है, तो यहाँ पर आयोटा की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन इस्तेमाल होगी। कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन हमारे पास क्या रहती है, ये 1 जो है यहाँ पर लेमडा की जगह आ जाएगा 1t, और C1 cos t प्लस C2 sin t। ठीक है, तो यहाँ पर भी केस 3 का ही इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं हमारी एग्जांपल कौन सी आ रही है। ओके, ये वाली एग्जांपल जो है हमारे पास पेज नंबर 23 पे है, जो कि हम पहले भी कर चुके हैं, जिसमें हमने कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन इसका फाइंड किया था। याद हो तो अभी हमने की थी कि 5 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई किया था और फिर हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन गई थी। इस इक्वेशन का जो कॉम्प्लीमेंट्री आंसर है वो हमारे पास ये आ रहा था, सॉरी ये वाला आंसर आ रहा था, ये आंसर आ रहा था। ठीक है, अब ये क्या था, कॉम्प्लीमेंट्री आंसर था। अभी हमने 5 cos 40 का आंसर नहीं निकाला था, अब हम इस हिस्से में 5 cos 40 का आंसर निकालेंगे। ठीक है, पर्टिकुलर इक्वेशन का आंसर निकालेंगे या पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर निकालेंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल का आंसर निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो ऊपर कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन का आंसर आ रहा था वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया, और अब हमने 5 cos 40 मतलब कि पर्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है,
उसको निकालने के लिए यहाँ पर हमने एक्स पी लिख दिया, क्यों पहले जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन होती थी हमने उसको एक्स सी लिखते थे, ठीक है। तो यहाँ ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो यहाँ पर हमने एक्स पी लिख दिया है और आगे टी हमारे पास वेरिएबल आ गया। अब ए कोस 4t, ए कोस 4t और प्लस बी साइन 4t, इसको लिखने का ही ये तरीका होता है, ठीक है। ये आपने देख लेना है। जब हमने इसकी डेरिवेटिव लिया इसका कोस का, तो वो माइनस साइन टी होता है, ठीक है, माइनस साइन टी होता है। और फिर जब माइनस साइन टी को जब हमने यहाँ पर पुट किया तो -4 हमारे पास कांस्टेंट था, साइड पे आ गया, ठीक है। 4a साइन 4t प्लस 4b कोस 4t, और जब हमने इसका डबल डेरिवेटिव लेना तो 4 4 16, a कोस 4t साइन का दोबारा डेरिवेटिव लिया तो कोस आ गया, कोस का डेरिवेटिव लिया तो माइनस साइन आ गया, ठीक है। ओके ओके, हमारे पास जो इक्वेशन थी हमने जो पहले सॉल्व की थी इक्वेशन, तो वो हमारे पास ये आ रही थी, ठीक है। पीछे आप देखें तो जो हमने इक्वेशन सॉल्व की थी वो हमारे पास इसी के बराबर आ रही थी। देखें, जब हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। इस इक्वेशन को हमने 0 के बराबर रख देना यहाँ पर, ठीक है। जब हमने इक्वेशन को 0 के बराबर पुट किया, इक्वेशन को जब हमने 0 के बराबर पुट कर देना है, तो कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन था वो, अब हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर इसको एक्स पी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हमने डबल एक्स मतलब एक्स डबल डैश पी प्लस 6 सिंगल डैश पी प्लस 10 एक्स पी, क्योंकि हम यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ओके, जब हमने इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, देखिए डबल डेरिवेटिव की यहाँ पर हमने वैल्यू को पुट किया, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू को पुट किया यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद +6 और यहाँ पर हमने सिंगल डेरिवेटिव की जो ऊपर वैल्यू आई थी उसको हमने यहाँ पर पुट कर देना है, +10 और आगे जो एक्स पी की वैल्यू थी उसको हमने यहाँ पर पुट कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, फिर इसको हमने जो है वो अरेंज करके लिखना है, साइन की वैल्यूज़ को, फिर कोस की वैल्यूज़ को अरेंज करके लिखना है, फिर कोस की वैल्यूज़ को अरेंज करने के बाद यहाँ से साइन 40 कॉमन आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से कोस 40 कॉमन आ रहा है। कॉमन निकालने के बाद हमने कुछ इस तरह से वैल्यू लिख ली, प्लस माइनस किया तो हमारे पास ये आ जाता है। अब इस इक्वेशन को आपने 25 कोस 40 के बराबर क्यों रखा है? 25 कोस 40 के बराबर रखने का मकसद यहाँ पर यह है कि साइन 40 हमें 25 कोस 40 के बराबर ये इक्वेशन चाहिए। देखिए कोस 40 हमारे पास है, और अगर हम इस पूरी वैल्यू को 25 के बराबर रख देते हैं तो ये 25 कोस 40 बन जाता है, ठीक है। और जो साइन 40 के साथ जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमें नहीं चाहिए, मतलब ये हमें टोटल वैल्यू 0 चाहिए, और कोस 40 25 ये बन चुका है, तो हम इसको 0 के बराबर कह देंगे, ठीक है, और इसको हम 25 के बराबर कह देंगे, और ये दो इक्वेशंस हमारे पास इस तरह से बन गई। यहाँ से हमने ए और बी की वैल्यूज़ को निकाल लेना है, ठीक है। अब ए और बी की वैल्यूज़ को कैसे निकालेंगे हम? यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन 2 है, यहाँ से हमने ए की वैल्यू निकाल दी। उस ए की वैल्यू को जब हमने बी की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 में पुट करना है, तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। ये मज़ीद हमने सिंप्लीफिकेशन की तो आगे हमारे पास बी की वैल्यू निकल आती है। देखिए यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू निकल आई 50/51। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि बी की वैल्यू निकल आई है, जो पीछे हमारे पास ए की वैल्यू निकल रही थी, यहाँ पर जो हमारे पास ए की वैल्यू आ रही है, उस ए की वैल्यू में हमने इस बी की वैल्यू को पुट करना है, ठीक है। और इस बी की वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ से हमारे पास ए की वैल्यू निकल आती है -25। यहाँ से जो हमारे पास ए की वैल्यू निकली है ना, इस ए की वैल्यू को जो हमने ऊपर अपनी इक्वेशन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल की इक्वेशन बनाई थी यहाँ पर, जिसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया था, अब इसमें हमने ए की वैल्यू को भी पुट करना और बी की वैल्यू को भी पुट करना है। ए और बी की वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो हमारा आंसर है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल का ये निकल आता है। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल का भी निकल आया और कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन का भी आंसर निकल आया। अब हमने जनरल इक्वेशन का आंसर निकालना, तो वो किस तरह से निकालते हैं जी? तो जो जनरल इक्वेशन होती है वो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन और पर्टिकुलर इंटीग्रल को प्लस करके आती है, ठीक है। तो ये रहा जनरल सोल्यूशन। कॉम्प्लीमेंट्री का जो आंसर होता है और जो पर्टिकुलर का आंसर होता है उन दोनों को प्लस करके निकलती है, ठीक है। तो इसका आंसर जो कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन थी उसका आंसर ये था, और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल था उसका आंसर ये था। दोनों को आपस में हमने प्लस कर दिया तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन का आंसर निकल आता है, ठीक है। जनरल सोल्यूशन ये निकल आया। उसके बाद आपके पास एक और एग्जांपल कहीं पर दी गई होगी जहाँ पर आपने इनिशियल कंडीशंस को फाइंड करना था, तो इनिशियल कंडीशंस भी मैंने इसी क्वेश्चन में फाइंड कर लिया है। x 0 = 1/2 और डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेटिव है हमारे पास यहाँ पर,
और जहाँ पर भी टी होगा वहाँ पर आपने ज़ीरो पुट करना है, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमने यहाँ से जनरल इक्वेशन को उठाना है, वो लिखा यहाँ पर हमने जनरल इक्वेशन को, ठीक है, और जनरल इक्वेशन का डेरिवेटिव भी लेना है क्योंकि यहाँ पर डेरिवेटिव भी कहा जा रहा है, ठीक है। जब हमने डेरिवेटिव ले लिया, ये देखें, ये हमने यहाँ पर जनरल इक्वेशन लिख दी और उसका जब हमने डेरिवेटिव लिया, अब देखें डेरिवेटिव हमने कैसे लिया है, ये हमारे पास आ गया सिंगल डेरिवेटिव। जब हमने एक्स का डेरिवेटिव लिया तो ये एक्स बाहर टी आ गया, और -3, 3 कांस्टेंट था तो -3 आ गया, यहाँ पर -3 -3 कोज मल्टीप्लाई में हम डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं, पहला डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव दूसरा वैसे, ठीक है, प्लस दूसरा वैसे, मतलब कि दूसरा पहले का डेरिवेटिव लिया, दूसरा वैसे ही, फिर पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव लेना, दूसरे का डेरिवेटिव c1, और कोस का डेरिवेटिव हमारे पास साइन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन टी आ जाएगा, ठीक है, और c2 साइन टी का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, कोस टी आ जाएगा, ठीक है। अब 25/102, यहाँ से 4 जो है कांस्टेंट था तो 4 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 4 द, जब हमने इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास 50/51 निकल आता है, और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस का साइन आ जाता है, प्लस साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, और ये 4 जब 50 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जब हम इसको लिखेंगे तो वो 200/51 बन जाएगा, प्लस 200/51 कोस 40 बन जाता है, ठीक है, ओके। अब यहाँ से जब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशंस थे उनको हमने पुट करना है, जो हमारे पास सिंगल कंडीशन थी, मतलब जो सिंगल आंसर था को जनरल इक्वेशन, उसमें हमने ज़ीरो पुट करना है जहाँ जहाँ टी था, जहाँ जहाँ ज़ीरो था वहाँ, जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ हमने ज़ीरो पुट कर दिया, एक्स ज़ीरो, e3 माइनस e⁻³ ज़ीरो, टी की जगह ज़ीरो, c1 कोस ज़ीरो, c2 साइन ज़ीरो, -25/102 कोस 4 ज़ीरो, 50/51 साइन 4 ज़ीरो। अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, अब ऊपर इन्होंने इनिशियल कंडीशन में कहा था कि जहाँ के पास x ज़ीरो होगा वहाँ पर आपने 102 पुट करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने जब 102 पुट किया तो 102 को पुट करने के बाद आपने यहाँ पर जो e30 का ज़ीरो हो जाएगा, और e⁻0 विच इज़ इक्वल्स टू 1, e0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, c1 को 0 1 होता है, c1 आ जाएगा, साइन 0 0, तो ये पूरी जो वैल्यू है हमारे पास 0 हो जाती है, को 0 0, सॉरी को 0 1, 25/102 आ जाएगा, और साइन 0 0, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास 0 बन जाती है। अब ये e0 c1, e0 हमारे पास 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हमारे पास c1 आ जाएगा, 1/2 c1 -25/102। यहाँ पर मज़ीद हमने इसको सॉल्व किया तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास 38/51 आ जाता है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी कंडीशन थी, जो आपने डेरिवेटिव लिया, जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ आपने ज़ीरो पुट करना है, और वहाँ वहाँ ज़ीरो पुट करने के बाद जो आपका आंसर है c2 का आ जाता है यहाँ पर हमारे पास -86/51। अब c1 और c2 के भी आंसर्स निकल आए, तो इन दोनों को आपने कहाँ पर पुट करना है, जो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ रहा था उसमें आपने वैल्यूज़ को पुट कर देना है, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो आपके पास जो आंसर है वो ये बनता है, ये रहा, ठीक है। यहाँ पर हमने जो हमारे पास c1 का आंसर आ रहा था, c2 का आंसर आ रहा था, और बाकी सेम टू सेम वैसे ही हमने लिख दिया। अब कुछ केसेस आ रहे हैं यहाँ पर कि केस 1 आपके पास किसके बराबर है, तो ये जस्ट आपने सर्किट्स के लिहाज से केस 1 है कि जहाँ पर ये सर्किट जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो वो ओवर डैम्प्ड होगा, ठीक है, और जहाँ पर 0 के बराबर होगा तो वो क्रिटिकली डैम्प्ड होगा, और जहाँ पर 0 से छोटा होगा तो वो अंडर डैम्प्ड होगा। मज़ीद ये कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे पास सर्किट्स के लिहाज से ये रही, -r प्लस -r² -4l डिवाइडेड बाई c अंडर रूट भी है डिवाइडेड बाई 2l, और जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट गवर्न्स द फ्लो ऑफ चार्ज इन LRC सीरीज सर्किट, तो पेज नंबर 241 पे ये लिखी हुई है। LRC सर्किट का आपने फार्मूला अच्छे से याद कर लेना है क्योंकि ज़्यादातर MCQs में ही पूछा जाता है। तो अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, लेक्चर की समझ आई है, तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।